चलिए मेरे भाइयों, मैं उसी सीरीज का आज अगला जो सेशन है वो लेकर आया हुआ हूँ। हमने कल परिभाषाएं सीखी थी जो गोलीय दर्पण से संबंधित थी, जिसमें आपका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस, मुख्य फोकस, फोकस तल, मुख्य अक्ष, ध्रुव और दर्पण का द्वारक, ये कुल मिला द्वारक, दर्पण का द्वारक, ये कुल मिलाकर कुछ 8 परिभाषाएं थी जिनके बारे में हमने आपको कल बताया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम जो अगली चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत छोटी सी, लेकिन अक्सर आ जाती है। क्या है वो? ये है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है ये दिखाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको बताया था, हाँ, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये दो चीज़ें आपको कल परिभाषाओं में पता चली, आज उनका संबंध है। तो हम यहाँ पर साफ साफ यही लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सरल भाषा है, अपनी देसी भाषा है। किताबी भाषा में जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जिससे आपको याद करने में परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अब सूत्र क्या बनेगा जाके, यहाँ पर सूत्र ये बनेगा जाके कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यही तो हुआ। जैसा कि समझो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से इसे समझिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये वक्रता त्रिज्या में हमने 2 का भाग दे दिया तो ये आधी हो गई। ठीक है। अब फोकस दूरी को हमने कल आपको समझाया था किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, सॉरी, कैपिटल R से, और बटे 2। तो ये संबंध आया है किसमें? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। ठीक। इसको आप अगर कैंची गुणा करेंगे तो R बराबर 2f भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही कैंची गुणा से ये बन गया है। तो ये देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध आपका स्थापित हो चुका है। संबंध आ गया कि इनके बीच क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की सदैव 2 गुनी होती है, या तो यूँ कह लें जैसा कि इसमें हमने समझाया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या यूँ कह लो कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात वही है। ठीक है। इतना समझ में आपको आया होगा कि इनमें क्या संबंध है, और ये संबंध हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के उपरांत हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अब अपना अध्याय आगे बढ़ चला है। हम बात करते हैं
चूंकि दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब का अर्थ यूं समझो कि जो हमारा चेहरा या हमारा शरीर जो उसमें दिखाई देता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। तो वही हम आगे बढ़ेंगे। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना ये कैसे बनते हैं? तो किसी वस्तु का गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के निम्न नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम आपका ये कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। समझना जरा ध्यान से, यहां पर बात कर रहे हैं हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। अब उदाहरण मैं समझाता हूं, उसके बाद आपको यह परिभाषा बिल्कुल रट जाएगी। ये बनाया हमने, इसका कौन सा तल धसा हुआ है? परावर्तक तल धसा हुआ है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका परावर्तक तल उभरा हुआ है, जैसा कि मैंने कल ही समझाया था पिछले वीडियोस में। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब बात आती है प्रतिबिंब बनने की। तो हमने आपको समझा ही चुके हैं कि इसमें जो है ये एक रेखा होती है जो वक्रता केंद्र C से होते हुए जाती है और ध्रुव से भी होते हुए जाती है। ठीक है, सेम यही चीज इसमें भी बन जाएगी। ओके, और ये आपका P होगा। अब सुनिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये किरणें कहां जा रही हैं? देखिए जरा, मैं लाल मार्कर का यूज करता हूं कि अब ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है इसके। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरणें, इसके समांतर आने वाली किरणें, ये देखो समांतर आई, ये किरण ऐसे आई समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर। परावर्तन के पश्चात यहां से टकराने के बाद कहां से वापस निकल जाएंगी? मुख्य फोकस से होते हुए इधर निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? परावर्तन के पश्चात इधर निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद अब आते हैं भाई, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो उत्तल दर्पण में दिखाइए। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि भाई किरण आपकी आई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण भाई ये आई, ये आई। चूंकि ये तो किरणों को फैला देता है, तो फिर ये तो किरण सर ऐसी चली जाएगी इस तरफ, इधर से आई, और ये तो अपसारी प्रकृति का होता है, मतलब किरणों को फैला देता है, तो ये तो उधर चली जाएगी। तो फोकस से होकर कहां जाएगी? तो ये जो पार्ट है गोलीय दर्पण से के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन मुख्य फोकस से होकर आती हैं, जाती हैं, ये तो इसके लिया हुआ, या आती हुई प्रतीत होती हैं, ये हो गया इसके लिए। क्योंकि ये किरण आपकी ये ऐसे 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 ये बढ़ाई जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी? क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, ये मैं समझाऊंगा आगे। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं। ठीक है, ये हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो ये नियम पहला आपको समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। तो परावर्तन, किरण आई, टकराई, परावर्तन हुआ, मुख्य फोकस से गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सेम क्या हुआ कि आई, परावर्तन के पश्चात
वापस चलेगी, लेकिन इसको हमने दूसरी तरफ जब इसको बढ़ाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो ये जो किरण है ये इधर से आती, यहां से आती हुई प्रतीत होती है, इस तरफ से ये लगता है कि ये किरण इधर से जा रही है, यहां से टकराने के बाद ये जाती है इधर, लेकिन लगता ऐसा है कि इस जगह से मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहां से आ रही है। इसीलिए ये पहला नियम शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा नियम बहुत सरल है, बहुत ही सरल। दूसरा नियम यह कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। मतलब कि हमने ये बनाया अवतल दर्पण, ये खींचा उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया यहां पर F, ये हो गया C। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये बनाया हमने, ये बनाया हमने उत्तल लेंस, सॉरी लेंस नहीं, लेंस आगे पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, ये हमने ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। ठीक है, अब परिभाषा पर जाएं और देखें, परिभाषा सॉरी नियम नंबर 2 पर जाएं और देखें कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की, अब देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो इसका मतलब किरण ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, वक्रता केंद्र ये रहा, इसको पार किया, यहाँ पर टकराई, तो ये इधर से आई, ऐसे ऐसे, ठीक आई। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, अब मान लो इसमें भी देखिए किरण ये आई, ये आई, ये ऐसे आई और ये, ठीक है, समझ में आया? ओके, वक्रता केंद्र की, अब इसमें दोनों चीजें हो गया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये केंद्र से होकर जा रही है, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में लौट जाएगी। इसका मतलब यहां पर जब ये टकराएगी, इससे परावर्तन होने के बाद ये अपने ही मार्ग में बिना विचलित हुए सीधा वापस लौट जाएगी। ये भी इसी तरीके से यहां से आई और यहां से वापस लौट गई। ये दो नियम बहुत सरल हैं, देखिए इसको अच्छे से। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती हैं। दोनों दर्पणों में हमने आपको दिखाया किस तरीके से जाती हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र, सॉरी पहला नियम जो है वो ये है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, जो कि हमने दोनों दर्पणों में आपको बताया है। दूसरा ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती, इधर उधर कहीं नहीं जाती। ये नियम नंबर 2 हो गया। ये प्रतिबिंब बनने के नियम हम आपको बता रहे हैं। हम तीसरे नियम पर पहुंच चुके हैं और तीसरा नियम देखा जाए तो पहले नियम का रिवर्स है, उल्टा है। पहले नियम जो मैंने बताया था, पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये ठीक पहले का उल्टा है। तो देखिए कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस
की ओर जाने वाली, और जाने वाली किरण परावर्तन के बाद कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नियम नंबर 1 का उल्टा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसको हम समझेंगे उदाहरण सहित, ठीक है, इसको हम समझेंगे उदाहरण सहित। ये हमने बनाया अवतल, ये हमने बनाया उत्तल। इसके इस सिरे पे पालिश हुई, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष खींच दिया गया है, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, ये M1, ये M2। इसमें एक चीज़ भूल गए थे, वो है पॉलिश करना, तो पॉलिश भैया कर दीजिए, ठीक है। पॉलिश भी हो चुकी है। इसमें भी सेम मुख्य ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, ठीक है। M1 M2 ये दर्पण का द्वारक हो गया, ठीक। नियम नंबर 3 पर अगर हम नज़र डालेंगे तो ये देखिए, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मतलब कि अगर कोई किरण इधर से जा रही, या तो ऊपर से ऐसे चली आए, लाल पेन ले लेता हूँ, लाल मार्कर में ले लेता हूँ, या तो इधर से चली आए या इधर से चली जाए, बात बराबर ही है। मान लो यहाँ से ऐसे आई तो इससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। या मान लो इधर से गई किरण तो इधर से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। समझ में आया? समझ में आया होगा कि चाहे ऊपर से आए किरण, बस कहाँ से होकर आनी चाहिए? मुख्य फोकस से होकर आनी चाहिए। तो वो परावर्तन के पश्चात किसके, मान लो ये किरण इधर से आई और परावर्तन के पश्चात ये निकल गई, ये किरण इधर से गई और परावर्तन के पश्चात ये निकल गई। तो दोनों कंडीशन में, चाहे किरण किधर से भी आए, अगर वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नियम नंबर 1 का उल्टा, इसमें भी आइए इसी तरीके से कि अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मान लो कोई किरण ये आई, ये और ऐसे करके माना कि ये कहाँ जा रही थी? मुख्य फोकस की ओर जा रही थी। ये जा रही थी मुख्य फोकस की ओर, ये जा रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ पढ़ने के बाद परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये किरण इधर से आई और ये कहाँ लौट गई? इधर लौट गई, ठीक है। तो वही दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें हैं। मुख्य फोकस की ओर आने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन दोनों में हो रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देख लीजिए, दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। नियम नंबर 3। चौथा नियम आपका ये है कि दर्पण के ध्रुव की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद समान कोण बनाते हुए चली जाएगी। परावर्तन होगा लेकिन समान कोण पर, समान एंगल पर। परावर्तन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिगर के द्वारा इसको समझ लीजिए। ये हमने बनाया, पॉलिश कर दी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हमने बना लिया PFC। इसी प्रकार अवतल भी बना लिया, उत्तल भी बना लिया, मुख्य अक्ष बनाया FP और C। तो कोई किरण अगर सीधा ध्रुव पर पड़ रही है, सीधा ध्रुव पर,
तो परावर्तन के पश्चात वो इसी एंगल से चली जाएगी जिस एंगल से ये, अगर एंगल आपका ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये और ये कोण इसलिए बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्य अक्ष एक अभिलंब की तरीके काम करेगा। परावर्तन का जो नियम मैंने समझाया था उसमें देखिएगा कि मुख्य जो दर्पण के ध्रुव पर आने वाली किरण समान कोण बनाते हुए वापस तिरछी चली जाएगी। ठीक है, ये जो है ये कोण इसके बराबर होते हुए यहाँ से आएगा, इधर चली जाएगी। सेम इसमें भी यही है, ये किरण आएगी और इधर लौट जाएगी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यहाँ पर मुख्य अक्ष जो है वो आपका अभिलंब की तरीके कार्य करेगा। ये 4 नियम थे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तीसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। चौथा, दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली किरण जो जाती है वो मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। बहुत सरल नियम है। उम्मीद है, आशा है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ये सारी जानकारी हमारे चैनल सिंपल लर्न पे आपको दी जा रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों तक वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, हमें कमेंट करिए जिससे हम अपने में सुधार कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।